हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड बीपीएससी 146 संघर्ष समाधान और शांति स्थापना। ठीक है, पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आगे के एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये आपको यूजफुल लगे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। साथ ही अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका लिंक आप हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको सर्च सेक्शन में जाना है और अपना पेपर कोड सिंपली सर्च करना है BPSE 146। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये जितने भी गेस्ट पेपर्स थे ये सारे आ गए हैं, हम यहाँ से सिंपली इन्हें ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। गेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 25 प्लस क्वेश्चंस को रखा गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट अपडेट्स के, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है शांति निर्माण के अर्थ और महत्व का वर्णन कीजिए। यानी शांति निर्माण का अर्थ क्या है और इसका महत्व कितना है, इसके बारे में हमें बताना है। जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से करेंगे। उसके बाद मेन जो बॉडी होगी आपके आंसर की जिसमें आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे वो लिखेंगे, यानी महत्व यानी अर्थ, और लास्ट में आप ये कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इससे जो आपका पैटर्न है आंसर लिखने का उससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है, आपको पेपर लिखने का अच्छा आइडिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। शांति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समाज में स्थायी शांति स्थापित करना और संघर्ष के कारणों को समाप्त करना है। यानी शांति निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसका काम है शांति स्थापित करना और संघर्ष जिस कारणों से हो रहा है उनको खत्म करना। यह केवल युद्ध या हिंसा को रोकने तक सीमित नहीं, यानी ये सिर्फ हिंसा और युद्धों को नहीं रोकता है बल्कि लोगों के बीच विश्वास, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने का कार्य भी करता है। यानी इससे क्या होता है, विश्वास, सहयोग और आपसी सहयोग लोगों के बीच बढ़ता है। ये सिर्फ युद्ध के रोकने या हिंसा रोकने का कार्य नहीं करता है। शांति निर्माण में सरकार, सामाजिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और आम नागरिक सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जब भी आप शांति निर्माण की बात करते हैं, जब भी शांति स्थापना की बात करते हैं तो उसमें सभी लोगों का यदि आप शांति बनाए रखेंगे तो समाज में शांति रहेगी, समाज में रहेगी तो पूरे संगठन में, फिर राष्ट्र में शांति बनी रहेगी। यानी ये आम नागरिक से लेकर सरकार तक जुड़ा होता है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। शांति निर्माण का अर्थ, यानी अब शांति निर्माण का क्या अर्थ होता है। शांति निर्माण का अर्थ है ऐसे प्रयास करना जिनसे समाज में शांति, सुरक्षा, न्याय बना रहे, भविष्य में संघर्ष दोबारा ना हो। यानी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, लोगों को पर्याप्त न्याय मिले और भविष्य में दोबारा कभी भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसमें लोगों के बीच संवाद स्थापित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कम करना तथा कानून का पालन सुनिश्चित करना। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करना। यानी इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देना, लोगों के बीच आपसी बातचीत बैठाना यानी संवाद बिठाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, इन मुद्दों को कम करना और कानून को शांतिपूर्वक पालन करना। साथ ही इनका उद्देश्य विश्वास और सहयोग बिठाना भी होता है। शांति कार्य समझ आ गया। शांति निर्माण का महत्व पर बढ़ते हैं। सबसे पहला है स्थायी शांति की स्थापना। शांति निर्माण समाज में लंबे समय तक शांति बनाए रखने में सहायता करता है। यह संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने का प्रयास करता है। यानी लंबे समय तक शांति को बनाए रखना और जिन कारणों से अशांति या अहिंसा फैली है उनको समझना, फिर उनका समाधान करना शांति निर्माण का महत्व है। दूसरा है हिंसा और संघर्ष में कमी। यानी जब लोगों के बीच बातचीत और समझ बढ़ती है तो झगड़े और हिंसा की घटनाएं कम होती है। यानी जहां लोगों के बीच बातचीत बढ़ेगी, संवाद बढ़ेगा, आपसी समझ बढ़ेगी, तालमेल बढ़ता जाएगा, वहां झगड़े और हिंसा की घटनाएं कम होने की संभावना हो जाती है। सामाजिक एकता को बढ़ावा।
ये विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों के बीच, लोगों के बीच भाईचारा और एकता की भावना स्थापित करता है। यानी ऐसी भावना का विकास करता है, ऐसी भावना विकसित करता है जिसमें लोगों के बीच भाईचारा बढ़े, धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव ना हो, ना ही कोई विवाद उत्पन्न हो। इससे क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि धार्मिक विवाद होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, जाति वो ना हो, शांति की स्थापना की जा सके, लोगों के बीच एकता और भाईचारा को बढ़ावा दे सके। आर्थिक विकास में सहायता, शांतिपूर्ण वातावरण में उद्योग, व्यापार और निवेश बढ़ते हैं, इसमें रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश का आर्थिक विकास होता है। यानी जहां पर आपका सहयोग बढ़ेगा, जहां पर आप शांति मतलब लोगों के बीच तालमेल बढ़ेगा, वहां आपसी उद्योग व्यापार भी निश्चित ही उत्पन्न होंगे और साथ ही रोजगार के अवसर भी से बढ़ते जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। आगे है मानव अधिकारों की रक्षा, यानी वे अधिकार जो मनुष्य को दिए गए हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों लेवलों पर दिए जाते हैं। तो उनकी रक्षा करना शांति निर्माण का कार्य प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करना और समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। यानी शांति निर्माण जो है अधिकारों का सम्मान भी करता है और प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको अवसर की समानता भी देता है, अवसर का मौका भी देता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने, यानी वह व्यवस्था जो लोकतंत्र है उसको किस तरीके से मजबूत बनाने में कार्य करता है। यह न्यायपूर्ण और पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिससे लोगों का अक्सर सरकार पर विश्वास बढ़ता है। यानी जहां एक सरकार लोगों के बीच तालमेल बिठा पाएगी, जहां एक अच्छी सरकार बन पाएगी, जैसे लोग जहां दंगे नहीं होंगे, हिंसा नहीं फैलेगी, ऐसी व्यवस्था जहां अच्छे से न्याय मिलेगा, वहां सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, यानी लोकतंत्र और मजबूत हो जाएगा। शिक्षा और विकास को प्रोत्साहन, शांति समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्य बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं। यानी जहां शांतिपूर्ण समाज होगा वहां शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अन्य विकास भी। यानी अगर आप अहिंसा फैली होगी तो वहां लोग, जो सरकार है, जहां जनता है, सारा ध्यान हिंसा पर होगा, तो फिर समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में कब बात होगी। लेकिन एक जहां शांतिपूर्ण समाज होगा वहां शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विकास के कार्यों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, शांति निर्माण देशों के बीच मित्रता, सहयोग व अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है। इससे वैश्विक शांति भी मजबूत होती है। यानी जहां पर अपने खुद के देश में शांति होगी, फिर धीरे धीरे वो और लोगों के साथ शांति प्रस्ताव, जैसे आप देखते हैं कि कई देशों के बीच विवाद होने पर संधि होती है। क्या होता है, वो संधि के दौरान शांति स्थापित करने, यानी युद्ध ना करने, अहिंसा ना फैलाने के हित में जो है शांति प्रस्ताव किए जाते हैं। इससे क्या होता है, मित्रता, सहयोग व अच्छे संबंध स्थापित होने में मदद मिलती है और वैश्विक शांति भी मजबूत होती है। शांति निर्माण के प्रमुख उपाय, यानी वो कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम शांति निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहला है आपसी संवाद और बातचीत को बढ़ावा देना, उसके बाद है शिक्षा और जागरूकता फैलाना, उसके बाद मानव अधिकारों की रक्षा करना। यानी अगर आप शांति और बातचीत करेंगे तो उससे शांति जो स्थापित होगी, संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए। उसके बाद शिक्षा और जागरूकता, यानी जो शिक्षित लोग होते हैं, आप देखते हैं कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इन लड़ाई झगड़ों में कम पड़ते हैं, अपने काम से ज्यादा काम रखते हैं। जो थोड़े से पढ़े लिखे कम होते हैं उनके ही ज्यादा आप देखते हैं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्रामीण लेवल पर अगर आपने देखा हो तो भी। तो यानी शिक्षा और जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। मानव अधिकारों की रक्षा, जहां हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होगी वहां शांति अपने आप ही स्थापित होगी। गरीबी और बेरोजगारी कम करना, कानून का समान रूप से पालन करना, यानी सभी कानून का अगर पालन करेंगे तो शांति निर्माण स्थापित हो सकता है। युवा और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी जहां महिलाओं को भी भागीदारी मिलेगी, युवाओं को भागीदारी मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, वहां अपने आप ही शांति स्थापित हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों के बीच सहयोग, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संगठन है और सरकार है, इनके बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाना भी एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। अगला है निष्कर्ष। निष्कर्ष के बिना आपका उत्तर बिल्कुल अधूरा है, इसलिए निष्कर्ष जरूर लिखिए, चाहे 2 लाइनों का चाहे 4 लाइनों का लिखिए, पर लिखना जरूरी है। शांति निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो केवल युद्ध समाप्त करने तक सीमित नहीं है। यानी ये शांति निर्माण की प्रक्रिया पहले भी थी और आज भी प्रासंगिक है, जो निरंतर भविष्य में भी होने की संभावना है और चलती रहेगी। इससे क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है सिर्फ युद्ध को खत्म करना नहीं होता है, बल्कि समाज में न्याय, समानता, सहयोग और विश्वास भी स्थापित करना होता है। यानी जो समाज है उसमें न्याय की व्यवस्था, समानता, सहयोग को भी और बढ़ावा देना होता है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि सभी नागरिक सरकार
सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर कार्य करें तो एक सुरक्षित, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। यानी यदि हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर सरकार और हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था मिलकर कार्य करे शांति स्थापित करने में, तो एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक संघर्ष क्या है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, यानी आर्थिक संघर्ष होता क्या है और इस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे काबू कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। आर्थिक संघर्ष वह स्थिति है जब धन, संसाधनों, रोजगार, व्यापार, भूमि, पानी, खनिज व अन्य आर्थिक हितों के लेकर व्यक्ति, समूह, राज्यों या देशों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं। यानी वे समस्याएं जिनके कारण, जैसे संसाधन हो गए, रोजगार हो गए, व्यापार हो गया, धन, भूमि, पानी, खनिज, ये सब जो होते हैं ये आर्थिक संघर्ष के कारण होते हैं, जिनके वजह से देशों के बीच, राज्यों के बीच कई बार सीमा विवाद देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखते हैं आपके पड़ोसी देश हैं, उनके साथ कई बार नदियों को लेकर विवाद हो जाता है। कभी जैसे जम्मू कश्मीर एक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच, आप उदाहरण में भी डाल सकते हैं साथ ही, क्योंकि इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान और भारत दोनों के ही बीच विवाद का एक कारण है। तो ये क्या हो गया, एक भूमि का हिस्सा मानते हैं। कई बार पानी, जैसे नदियों के बीच विवाद, ये सब जो होते हैं ये जो है विवादों को उत्पन्न करते हैं। जब संसाधन सीमित होते हैं और उन पर अधिक अधिकार पाने की होड़ बढ़ती है, तब आर्थिक संघर्ष पैदा होते हैं। यह संघर्ष समाज, अर्थव्यवस्था और शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी जहां पर आप देखते हैं कि संसाधनों की कमी होती है, वहां एक दूसरे के संसाधनों पर हावी होना या फिर अधिकार पाने की होड़ वहीं बढ़ जाती है। जैसे अभी सबसे बड़ी होड़ क्या है, अपनी सीमाओं को बढ़ाना। हर देश चाहता है कि मैं अपनी सीमा को विकसित करूं, बड़ा करूं। तो उससे क्या होता है कि संघर्ष पैदा होता है। इससे समाज, अर्थव्यवस्था और शांति पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आर्थिक संघर्ष का अर्थ, यानी आर्थिक संघर्ष होता क्या है। आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण आर्थिक लाभ प्राप्त करना या अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना होता है। यानी वे मुद्दे जैसे रोजगार, मैंने बताया रोजगार, भूमि, पानी, ये सब क्या है, ये आर्थिक संघर्ष के कारण है। ठीक है, यह संघर्ष व्यक्ति, कर्मचारी, नियोजकर्ता या राज्य या देश के बीच होता है। यानी किसी दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, कर्मचारी या उसके बॉस के बीच हो सकता है, राज्यों के बीच हो सकता है, देश के और दूसरे देश के बीच हो सकता है, यानी पड़ोसी देश के बीच हो सकता है आर्थिक संघर्ष। उदाहरण के लिए मजदूरों को लेकर श्रमिक और मालिक के बीच विवाद होता है। जैसे कई बार देखते हैं कि बहुत सारे मजदूर जो है प्रोटेस्ट करते हैं अपने मालिकों के खिलाफ, क्या, क्योंकि उनको सही वेतन नहीं मिल रहा है, या फिर उनके फैक्टरों से ज्यादा जो उनका नियमित कार्य है उससे ज्यादा करवाया जा रहा है, या फिर बीच में ही उनसे कार्य छीन कर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इस स्थिति में जो है श्रमिक मालिकों के खिलाफ विवाद करते हैं, इनके बीच विवाद उत्पन्न होता है। व्यापारिक प्रतिबंध या फिर प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को लेकर देशों के बीच तनाव आदि इसके संघर्ष के उदाहरण। यानी उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि देशों के बीच सीमा विवाद, संघर्ष को लेकर या फिर सीमाओं को लेकर, संसाधनों को लेकर होता है, और मालिक श्रमिकों के बीच बहुत सारे विवाद होते हैं। आप इनमें उदाहरण भी डाल सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे कि हाँ ये आपने देखा है अपने आसपास, इसके हिसाब से। आर्थिक संघर्ष के मुख्य कारण, यानी वे कारण कौन से हैं जिनसे आर्थिक संघर्ष होता है। संसाधनों की कमी, जहाँ संसाधन कम होंगे वहाँ लड़ाई होना, एक दूसरे से संसाधनों की होड़ होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। भूमि, पानी, खनिज और ऊर्जा जैसे संसाधनों की कमी संघर्ष को जन्म देती है। यानी जहाँ यदि मान लो किसी देश में पानी की कमी आ रही है तो वो, या फिर अगर आप मान लो कि पूरे देश में पानी की कमी आ गई, तो जिनके पास पानी अवेलेबल है वो जो है दूसरे देशों से छीनने की कोशिश करेंगे या फिर लेने की कोशिश करेंगे, या दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाएगा। भूमि का विवाद, भूमि का उदाहरण तो मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो देश एक ही भूमि पर भूमि के अपना हिस्सा बनाने के लिए लड़ते हैं। संसाधनों की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। गरीबी और बेरोजगारी, रोजगार के अवसर कम होने की से भी असंतोष बढ़ता है। जहाँ पे रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, वहाँ लोगों के बीच असंतोष पैदा होता है। आय और संपत्ति में असमानता, गरीब और गरीब के बीच बढ़ती खाई संघर्ष का कारण है। जहाँ एक और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, ये उनके बीच जो अंतर बढ़ता जा रहा है, असमानता बढ़ती जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है संघर्ष का। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, बाजार और व्यापार पर नियंत्रण के लिए कंपनियों या देशों में विवाद। यानी कई बार जब व्यापार होता है, जैसे अभी
टैरिफ की बात हुई थी, आपने अगर न्यूज़ में देखा हो तो टैरिफ बढ़ाने पर भी एक छोटा सा विवाद सा उत्पन्न हो गया था न्यूज़ चैनलों पे, अगर आपने देखा हो तो अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ा दिया था पर बाद में उसे हटा भी दिया। तो ये क्या कारण होते हैं? देशों के बीच जो व्यापार होता है इसको लेकर भी बहुत बार जो है विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रष्टाचार और गलत नीतियां, संसाधनों का असमान वितरण लोगों में असंतोष पैदा करता है। यानी सही, जैसे कई बार अमीर है वो ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं, गरीबों को उचित मात्रा में नहीं मिलता, तो कई बार जो है सही बंटवारा नहीं होता है, उससे असंतोष पैदा हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि या बढ़ती जनसंख्या के कारण सीमित संसाधनों पर दबाव, यानी कई बार जनसंख्या बढ़ती है तो यानी अगर आपके पास संसाधन 10 लोगों का और जनसंख्या 20 है तो कैसे आप उसमें बंटवारा करोगे, तो ये भी कई बार असंतोष का कारण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसके काबू करने के उपाय क्या है, यानी आर्थिक संघर्ष पर काबू कैसे पाया जा सकता है। एक सेकेंड। यानी वे उपाय जो हम कर सकते हैं इसे काबू करने के लिए, समान अवसर प्रदान करना है, यानी सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार और विकास समान अवसर मिलने चाहिए। यानी हर व्यक्ति को जो है रोजगार में सही अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का क्यों ना हो। कई बार महिलाओं को भी जो है रोजगार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और शिक्षा पर भी सबका अधिकार है, यानी सभी को शिक्षित होने का अधिकार है। शिक्षा और रोजगार में लोगों को सही अवसर मिलने चाहिए। आगे है गरीबी और बेरोजगारी कम करना, यानी रोजगार सृजन करना, यानी रोजगारों को उत्पन्न करना और कौशल विकास में से आर्थिक समस्याएं कम की जा सकती हैं। यानी अगर आप अपने रोजगार की व्यवस्था को अच्छे से करेंगे या कौशल विकास करेंगे तो उससे क्या होगा कि आर्थिक समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी और गरीबी, बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, यानी सभी के भी संसाधनों का सही से बंटवारा होना चाहिए, अमीर हो चाहे गरीब हो। जैसे सरकार को संसाधनों का निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना चाहिए, यानी सभी को जो है लाभ मिल सके, चाहे वो कितना भी गरीब है, चाहे वो कितना भी अमीर है। अगला है संवाद और वार्ता, विवादों का समाधान बातचीत और समझौते के माध्यम से किया जाना चाहिए। यानी जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, चाहे सीमा विवाद हो, चाहे पानी को लेकर हो, कोई संसाधन को लेकर, इन सभी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता करके यानी बातचीत करके निपटाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन से लोगों का विश्वास बढ़ता है। यानी जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहाँ पर लोगों के बीच समानता होगी, जहाँ ईमानदारी होगी, उससे क्या होता है, लोगों के बीच सरकार को लेकर विश्वास और बढ़ जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देशों को व्यापार, निवेश और संसाधनों के उपाय में सहयोग करना चाहिए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने में तो सरकार का हाथ है, लोगों का हाथ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना चाहिए, देशों को मिलकर व्यापार, निवेश और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ता है। सामाजिक सुरक्षा योजना, गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सरकार सहायता योजना लागू की जानी चाहिए। यानी जो लोग गरीब हैं, जो लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या फिर जिनकी जो कमजोर वर्ग से आते हैं, उनके लिए सरकार को अलग से कार्य करना चाहिए, उनके लिए प्रमुख योजनाएं निर्मित करनी चाहिए। ठीक है, आगे है सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में भी सभी को लाभ मिल सके। यानी इस तरीके से संसाधनों का उपयोग, क्योंकि कुछ संसाधन जो है लिमिटेड है, जो है उनका उपयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए कि इस पीढ़ी के लिए भी वो उपयोगी हो सके, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बच सके। अगर आप अभी ही सब संसाधनों को खत्म कर दोगे तो आगे के लिए क्या बचेगा, है ना। इसलिए उसका उपयोग सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक संघर्ष समाज और राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा है। यदि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और संघर्षों को अनुचित वितरण जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए, तो संवाद और न्याय और पारदर्शी और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, तो आर्थिक संघर्ष में काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी अगर आप जो है बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और या फिर संसाधनों का सही वितरण करोगे, पारदर्शी रखोगे, संवाद करोगे, तो इससे क्या होगा, काफी हद तक आर्थिक संघर्ष खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। शांति, समानता और समावेश का विकास ही आर्थिक संघर्ष के स्थायी रूप से काबू पाने में सबसे प्रभावी उपाय है। यानी अगर आप शांति बनाए रखोगे, समानता, समावेशी बनाए रखोगे, सही वितरण करोगे, निष्पक्षता रखोगे, तो उससे क्या है, आर्थिक संघर्ष समाप्त होगा और उस पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्या है, उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को हमें बताना है और उसके डीप बहुत ज्यादा विस्तृत व्याख्या करनी है और उदाहरण भी देनी है।
उदाहरण हमेशा आप अपने, जिसमें अगर क्वेश्चन में ना भी पूछा हो उदाहरण, तो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर या फिर और भी सीमा विवाद या फिर पानी के बारे में बताया, आप लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है, तो उससे आपके मार्क्स जो है इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो ना पूछा हो उदाहरण, लेकिन आपको उदाहरण ऐड करने चाहिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या करनी है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवाद वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सीमाई, सैन्य, जल, व्यापार और अन्य मुद्दों को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। यानी वे मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच आर्थिक या राजनीतिक या फिर कई बार सीमा या फिर सेना को लेकर या फिर व्यापार को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। जब ये मतभेद बातचीत से हल नहीं होते हैं और देशों के संबंध तनाव यानी उनके संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहा जाता है। यानी अगर वो शांति से नहीं समझ रहे हैं तो कई बार आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ने पर युद्ध की स्थिति बन जाती है। जैसे अभी भारत और अमेरिका और इसराइल के बीच में हो रही थी, इराक और इसराइल और अमेरिका ये सब मिले हुए थे जो युद्ध के मामले में थे। तो उससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा होता है। इससे सिर्फ उनको ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि बहुत सारे देशों को इसका नुकसान झेलना पड़ा। जैसे भारत में भी कई बार तेल की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि हालांकि अभी के लिए तो शांति हो गई है, लेकिन आगे ऐसा होता है कई देशों में जिसमें बहुत लंबे समय तक युद्ध चलते हैं, तो लोगों के पास नियमित संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे बहुत ज्यादा बाकी के देशों को नुकसान पहुंच सकता है। यदि ऐसे विवाद समय पर हल ना किए जाएं तो वे युद्ध और बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं। यानी कई बार वो बड़ा संघर्ष भी उत्पन्न कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवाद के प्रमुख कारण, यानी वे क्या कारण हैं जिनसे ये पैदा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवाद कई कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे सीमाई विवाद, दो देशों के बीच सीमा को लेकर मतभेद। यानी कई बार सीमा को लेकर, जैसे आप अपने पड़ोसी देशों के उदाहरण दे सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवाद, जैसे जल, तेल, गैस, खनिज संसाधनों का उपयोग को लेकर। यानी कई बार जो वे संसाधन जो प्रकृति से मिले हैं उसको लेकर भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। राजनीतिक कारण, किसी देश की नीति या शासन व्यवस्था को लेकर असहमति। यानी कई बार राजनीतिक कारण एक देश को दूसरे देश की नीति, शासन व्यवस्था पर असहमति उत्पन्न हो जाती है। हस्तक्षेप कई बार बढ़ जाता है, उससे भी जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा होते हैं। आर्थिक कारण क्या है? व्यापार, आयात निर्यात, कर व प्रतिबंधों से जुड़े मत। जैसे मैंने अभी टैरिफ का उदाहरण दिया कि उससे क्या होता है, व्यापार में कई बार दो देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, जाति या धार्मिक मुद्दों का कारण। यानी कई बार जाति या धर्म के, जैसे दो देश एक धर्म के बीच में भी कई बार लड़ाई या फिर विचारधारा को लेकर भी कई बार लड़ाई। जैसे आपने शीत युद्ध में देखा था, दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, तो आप वो भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बन जाते हैं। सुरक्षा संबंधी कारण, जैसे हथियारों की होड़, आतंकवाद और सैन्य गतिविधियों के कारण। यानी कई बार क्या होता है, सुरक्षा को लेकर, जैसे आपको नहीं पता कि आपका जो सामने वाला है उसके पास कितने हथियार हैं, तो कई बार हथियारों को आप और भी हथियार बनाते जाओगे, या फिर आतंकवाद आप देखते हो, सैन्य गतिविधियां, इनके कारण जो है सुरक्षा संबंधी कारण होते हैं जिनसे ये उत्पन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के उदाहरण, यानी वे कौन कौन से उदाहरण हैं जिसके जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हुए हैं। भारत पाकिस्तान का कश्मीरी विवाद, जैसे मैंने भी ऊपर उदाहरण में दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लंबे समय तक विवाद चला आ रहा है। यह दोनों देशों के बीच कई बार तनाव और युद्ध का कारण भी बन जाता है। ये विवाद और समाधान के लिए कई बार वार्ता भी की गई। यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बार जो है भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बन जाती है, विवाद हो जाता है, और इसके समाधान के लिए कई बार शांति और वार्ता से भी किया गया है। यानी बहुत बार जो है बातचीत से भी इसे सुलझाया गया है, लेकिन अभी भी वो विवाद चल रहा है। भारत और चीन का सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को लेकर मतभेद चलता है। कई बार दोनों देशों के बीच सैन्य आमने सामने आ जाती है, लेकिन दोनों देश बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। यानी कई बार देखते हैं कि पड़ोसी देशों के बीच हो जाता है विवाद, जैसे भारत और चीन में सीमा विवाद हो रखा है कि कई बार अरुणाचल और लद्दाख की जो सीमाएं हैं उसको लेकर मतभेद हो जाता है, और इसके समाधान के लिए कई बार बातचीत का रास्ता भी अपनाया गया है। रूस और यूक्रेन संघर्ष, जो सबसे बड़ा उदाहरण आप कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला था। रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक और क्षेत्रीय विवाद के कारण युद्ध हुआ। इस संघर्ष में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और विश्व अर्थव्यवस्था और शांति पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। यानी जब हमने देखा रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध हुआ, उस स्थिति में बहुत सारे लोगों के जो घर हैं वो छिन गए, जीवन शैली बिल्कुल बदल गई। तो इससे क्या होता है कि राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों के कारण ये उत्पन्न होता है, और इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद के प्रभाव,
विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा होता है, यानी कौन से विवाद हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले होता है शांति और सुरक्षा को लेकर, लोगों की जान माल का बहुत नुकसान होता है, व्यापार और आर्थिक विकास प्रभावित होता है, यानी इससे आपकी अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हो जाती है, बहुत लंबा समय लग जाता है फिर से उभरने में। शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाती है, यानी जो है दूसरे देशों में लोग एक शरण लेने चले जाते हैं, ये इससे क्या होता है कि शरणार्थियों की संख्या बहुत बढ़ती है। देशों के बीच विश्वास और सहयोग कम हो जाता है, यानी विश्वास कम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति जो है हिंसक भावना उत्पन्न होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कई बार इसके नकारात्मक प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में भी देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, यानी इन मुद्दों को कैसे समाधान किया जा सकता है, कैसे इनका समाधान निकाला जा सकता है। सबसे पहले है बातचीत और वार्ता, यानी बातचीत करके इसका समाधान किया जा सकता है। मध्यस्थता और पंचाट की सहायता ले सकते हैं, किसी जैसे कि दो देशों के बीच कोई और आके जो है समझौता करवाए या फिर शांति स्थापित करवाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विशेष रूप से यूएनओ की भूमिका, यानी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने चाहिए जो इन शांति स्थापित करने में मदद करे, देशों के बीच लड़ाई ना हो, इस समझौते पर कार्य करे, जैसे यूएनओ इसका उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों का पालन, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कानून निर्माण किए गए हैं, सहयोग किया गया है, उन पर हमें समझौतों का पालन करना चाहिए। कूटनीति और सहयोग और विश्वास को बढ़ाना चाहिए, यानी हमें अपनी नीतियों को, अपने सहयोग को और विश्वास को बढ़ाना चाहिए, इससे जो है जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका समाधान निकाला जा सकता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवाद देशों के बीच उत्पन्न होने वाले गंभीर मतभेद हैं, यानी वे जो दो देश, एक बार के लिए आप राष्ट्र में एक सरकार कानून बनाकर शांति स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जो कई बार लंबे समय तक भी चली जाती है, लंबे युद्धों में भी परिवर्तित हो जाती है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, 2 और शीत युद्ध, और लास्ट में अभी आप देख सकते हैं यूक्रेन और यूएस का, ठीक है, जो विश्व शांति और विकास के लिए चुनौती बन जाते हैं, यानी ये विकास एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इसका समाधान युद्ध से नहीं बल्कि संवाद, सहयोग और कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन से संभव होता है, यानी इनका जो समाधान है वो सहयोग से और अच्छी नीतियों से किया जाता है। यदि सभी देशों शांति और आपसी सम्मान की नीति अपनाए तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को कम किया जा सकता है, विश्व में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है, यानी विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, विवादों के निपटान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संघर्ष समाधान में सरकार की भूमिका की व्याख्या कीजिए, यानी संघर्ष समाधान में सरकार की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हमें व्याख्या करनी है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से हमेशा शुरू करेंगे। संघर्ष वह स्थिति है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या समुदाय या देशों के बीच किसी मुद्दे को लेकर मतभेद या विवाद उत्पन्न होते हैं, यानी संघर्ष हम तब कहते हैं, यानी दो व्यक्ति हो या दो राज्य हो, दो देश हो, दो समुदाय हो, उनके बीच किसी चीज को लेकर मतभेद होता है तो उसे हम संघर्ष कहते हैं। विवाद जो थोड़ा बड़ा रूप ले लेता है उसे संघर्ष कहते हैं। यदि समय पर इन विवादों का समाधान नहीं किया जाए तो यह हिंसा, अशांति और सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन जाते हैं, यानी कई बार ये समाज को प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप से। इसलिए संघर्ष समाधान में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार कानून, प्रशासन, न्याय, संवाद के माध्यम से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में कार्य करती है, यानी संघर्ष के निपटाने में शांतिपूर्ण व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था या न्याय व्यवस्था बनाकर इसे स्थापित किया जाता है, इसे बनाया जा सकता है। संघर्ष समाधान में सरकार की प्रमुख भूमिका, यानी क्या क्या सरकार की भूमिकाएं हैं। सबसे पहले है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कानून निर्माण करना सरकार का प्रथम कार्य होता है, व्यवस्था को बनाए रखना सरकार का सर्वप्रथम कार्य होता है। सरकार का पहला कर्तव्य देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस और प्रशासन के माध्यम से सरकार हिंसा, दंगे, अपराधों को रोकती है तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, यानी सरकार का सबसे पहला कार्य होता है कि प्रशासन या पुलिस व्यवस्था उत्पन्न करे, जैसे हिंसा, दंगे और आपराधिक जो अपराध है उनको रोका जा सके, इसे सुरक्षा सुनिश्चित करती है। न्याय प्रदान करना, यानी सरकार का दूसरा कार्य होता है सबसे महत्वपूर्ण, न्याय देना। सरकार न्यायालयों के माध्यम से लोगों को निष्पक्ष न्याय दिलाती है। जब किसी विवाद का कानूनी समाधान होता है तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है और संघर्ष कम होता है, यानी अगर सही न्याय लोगों को मिलता है तो
तो जो जनता है उसका विश्वास न्याय व्यवस्था पर बढ़ता है और इससे संघर्ष की संभावनाएं कम होती है। यानी अगर आप खुद अपने हाथ में कानून को नहीं लोगे, सरकार के पास न्याय की मांग करोगे और न्याय मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि आप संघर्ष नहीं करोगे, विवाद नहीं करोगे, हिंसा नहीं करोगे। संवाद और वार्ता को बढ़ावा, यानी बातचीत करके समाधान निकालने को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच बातचीत कराती है। बातचीत और समझौते के माध्यम से कई विवाद बिना हिंसा के समाप्त किए जा सकते हैं। सरकार मध्य यानी मीडिएटर की भूमिका भी निभाती है, यानी कई बार विवाद को निपटाने में एक मध्यस्थ की भूमिका सरकार निभाती है और कई बार दो देशों के बीच अगर विवाद हो जाए तो तीसरा देश मध्यस्थता का कार्य भी करता है। यानी जैसे कि शीत युद्ध के मामले में भारत भी मध्यस्थता का ही काम कर रहा था, उसने किसी भी विचारधारा को नहीं अपनाया था, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। अगला है समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, यानी हर किसी को समान मानना, सामाजिक न्याय उनको देना। कई संघर्ष असमानता, भेदभाव, अन्याय के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी लोगों के बीच भेदभाव है ये उनके बीच असमानता या फिर अन्याय उत्पन्न होने की वजह से होते हैं। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के माध्यम से सभी नागरिकों को समान अवसर देने का प्रयास करती है, यानी सरकार जो है शिक्षा हो, रोजगार हो, सभी को समानता का अधिकार देने का प्रयास करती है। विकास योजनाओं का संचालन, यानी जो विकास के लिए योजनाएं सरकार बनाती है उनका सही संचालन करना। गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी भी संघर्ष का कारण कई बार बन जाती है। सरकार विभिन्न विकास योजनाएं, रोजगार कार्यक्रम व बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर सुधारती है, जिससे संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। जहां लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होंगी, उन्हें रोजगार मिलेगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो वहां जो है संघर्ष की संभावना बहुत कम हो जाती है। शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, सरकार राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान, शिक्षा व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे समाज में भाईचारा बढ़ता है। यानी अगर आप देखें तो शिक्षा कितना महत्वपूर्ण रोल रखती है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आपके परिवारजनों हो या फिर समाज हो। इसमें क्या होता है कि एक एजुकेटेड जो बंदा होता है, जो शिक्षित व्यक्ति होता है, वो कभी भी गलत का साथ नहीं देता है, वो विवाद नहीं करता है, संघर्ष नहीं करता, वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने हित की, अपने अधिकारों की मांग करता है। वहीं सरकार का प्रथम कार्य होता है शिक्षा, जागरूकता, ये सब फैलाना, जिससे क्या हो कि भाईचारे की भावना बढ़े। नीतियों और कानूनों में सुधार, यदि किसी पुराने कानून या नीति के कारण विवाद उत्पन्न हो रहे हों तो सरकार आवश्यक सुधार करती है। कई नीतियों लोगों की आवश्यकताओं और बदलते समय के अनुसार बनाई जाती है। जो नीतियां हैं इनका निर्माण किया जाता है, लोगों के बीच सुधार लाने के लिए आवश्यक सुधार है वो करती है, और साथ ही कई बार ये जो समय है उसके साथ बदलाव करती रहती है जैसे जैसे समय की मांग होती है। सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जब सरकार समाधान करती है उसके बीच आता है, संघर्ष समाधान के बीच आती है। सबसे पहले आते हैं सभी पक्षों को संतुष्ट करना बहुत कठिन, यानी कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई भी झुकने की स्थिति में नहीं होता है। राजनीतिक दबाव और पक्षपात की संभावना रहती है, यानी कई बार राजनीतिक दबाव और पक्षपात भी बढ़ जाता है। संसाधनों की कमी के कारण समाधान में देरी हो सकती है। कुछ मामलों में लोगों को सरकार पर विश्वास कम होता है, यानी कई मामलों में जो देखते हैं सरकार पर विश्वास जनता नहीं करती है और अपना ही फैसले जो है अपने फैसलों पर टिकी रहती है, अपने जो विवाद हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय विवादों का समाधान जटिल होता है, कई बार जाति, धर्म या क्षेत्र विवाद जो होते हैं उनको निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ लोगों की सोच जाति पर होती है। दूसरी जाति का अगर व्यक्ति समाधान करना भी चाहेगा तो वो नहीं मानते हैं, कई बार धर्म के लोगों के बीच भी बहुत बार संघर्ष हो जाता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। संघर्ष समाधान में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सरकार कानून, न्याय, संवाद, विकास और सामाजिक समानता के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यदि सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से कार्य करे तथा जनता का सहयोग प्राप्त हो तो अधिकांश संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है। एक मजबूत और जिम्मेदार सरकार ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकती है। यानी जहां पर जो सरकार है न्याय व्यवस्था बनाए रखेगी, जहां पर अच्छे से विकास करेगी, निष्पक्ष रहेगी, प्रभावी ढंग से कार्य करेगी, वहां पर जो है संघर्ष का समाधान करना बहुत आसान हो जाएगा और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया
जा सकेगा। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने पैटर्न को सही रखेंगे आंसर लिखने को, सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय, भूमिका या इंट्रोडक्शन, जो भी आप बोलते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद मुख्य बिंदु लिखेंगे जिसमें आप अपने आंसर का अर्थ, कारण, निवारण सब कुछ ऐड करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे जो भी आपको समझ आया। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर पैटर्न आपका बनेगा। इससे लोगों के जो आपकी एग्जामिनर है उसको वो लगेगा कि आपको इसकी अच्छी नॉलेज है और आपको मार्क्स ज्यादा मिल सकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप उथल पुथल मचा देंगे तो उससे क्या है, एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। साथ ही जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी क्वेश्चन जो आपका आंसर शीट है वो एक पैटर्न में लगती है कि हाँ भाई बच्चे को अच्छे से आता था और आगे आगे उसने वो क्वेश्चन जो किए हैं जो थोड़े थोड़े कम आते थे। और हाँ, लिमिटेड वर्ड्स में करना है, जिससे क्या होता है कि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट सही रहता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप सही रखोगे तो लिमिटेड वर्ड्स का यूज करोगे तो उससे क्या है, टाइम पर आपका पेपर खत्म हो जाएगा और आपको ज्यादा टेंशन या तनाव नहीं होगा। उससे क्या है कि लिमिटेड वर्ड्स में लिखने से क्या होता है कि जो आपके पहले 2 या 3 क्वेश्चन जो आपने बहुत ज्यादा लिख दिए तो लास्ट के क्वेश्चनों के लिए टाइम नहीं बचा, वो स्थिति बहुत कम हो जाती है। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग लिखना भी मत भूलिएगा और साथ ही आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।